सभी का स्वागत है। और आज अपने एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों का वर्गीकरण। यानी अपने टॉपिक की अगर बात करें, फसलों का वर्गीकरण। अपने आज नेक्स्ट पहले वीडियो में अपने बात की थी कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी यंत्र है वो अपने पढ़ लिए थे, यंत्रों की बात की थी। अगर अपने 2 नंबर टॉपिक की बात की जाए तो अपने जितनी भी एग्रीकल्चर के अंदर प्रक्रियाएं या जो क्रियाएं जो हैं जो काम आती है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उन पे विचार विमर्श किया था। इसके बाद में अपने बात की थी जितनी भी एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं, अपनी जितनी भी क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स में ऑयल परसेंटेज की मात्रा प्लस प्रोटीन परसेंटेज की मात्रा की ऊपर अपने चर्चा की थी। और आप इन सभी टॉपिकों को बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना। इसके बाद में आज अपने नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो जो अपना फसलों का वर्गीकरण है उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें जो मोस्ट बात है वो क्लासिफिकेशन के अंदर है। 1 नंबर की अपनी बात की जाए तो जो ऋतुओं के आधार पर, यानी जो सीजन होता है अपना, सीजन के आधार पर अगर देखें फसलों का वर्गीकरण तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अपने 1 नंबर की बात करें जैसे खरीफ क्रॉप, सभी का नाम सुना हुआ है। अगर अपने 2 नंबर की बात करें रबी क्रॉप, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक, इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें अपने तो जायद क्रॉप। ठीक, यानी अपने 1 नंबर की बात करें खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप में क्या होता है देखें पहले तो जी, खरीफ क्रॉप में टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो ऊंचा टेम्परेचर या अधिक टेम्परेचर पाया जाता है। यानी अपनी बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर हाई होता है। 2 नंबर की अपनी बात करें इसमें कि जी ह्यूमिड क्षेत्र भी होना जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करें अगर खरीफ क्रॉप की तो इसमें टाइमिंग देखें। अगर अपने टाइम की बात की जाए तो जून से जुलाई के मध्य क्या होता है, खरीफ क्रॉप का टाइम होता है, जून से जुलाई। ठीक है, अब अपने बात करें इनमें कौन कौन सी सब क्रॉप्स आती है। तो जो खरीफ क्रॉप की जो क्रॉप्स हैं वो अपने बात करें जैसे अपने अब बुआई कर रखी है कपास की, कपास। 2 नंबर की बात करें गवार, ठीक, सोयाबीन। ठीक, इस तरीके से अपने जो क्रॉप्स हैं जैसे मक्का हो गया, जवार हो गया, मक्का, जवार, बाजरा, ये जो क्रॉप्स हैं ये किसकी हैं, ये टोटल खरीफ क्रॉप की हैं। किसकी हैं? खरीफ क्रॉप की। यानी अपने खरीफ क्रॉप की बात करें तो टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई चाहिए, ह्यूमिड क्षेत्र चाहिए, यानी आर्द्र क्षेत्र भी चाहिए। इसके बाद में अगर खरीफ क्रॉप की टाइम की अगर बात की जाए कि कब बुआई की जाती है तो जून से जुलाई के मध्य बुआई की जाती है। अपने खरीफ क्रॉप की फसलों की बात की जाए तो कपास हो गया, गवार हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गया और बाजरा हो गया। अन्य क्रॉप्स भी बहुत हैं जो अपने इसमें मोस्टली उगाई जाती है, जैसे मूंगफली भी उगाई जाती है। कौन सी? मूंगफली। ग्राउंडनट जो है खरीफ क्रॉप की फसल है। तिल भी क्या है। इसके बाद में अपने रबी क्रॉप की अगर बात की जाए, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कोल्ड रीजन चाहिए, कोल्ड क्षेत्र चाहिए। यानी बात की जाए अपने रबी क्रॉप्स की तो ठंडा एरिया चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रकाश की अवस्था इसमें बहुत कम चाहिए, यानी अल्पकालीन प्रकाश की आवश्यकता होती है। अल्पकालीन प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इसकी बात की जाए कि इसकी टाइमिंग क्या है
तो टाइमिंग अक्टूबर से नवंबर के मध्य क्या की जाती है, इसकी बुआई की जाती है। अक्टूबर से नवंबर के मध्य क्या की जाती है, इसकी रबी क्रॉप की बुआई की जाती है। सर क्रॉप्स कौन सी आती है, जैसे अपने बात करें गेहूं की, तो इसमें गेहूं आती है फर्स्ट एंड फाइनल, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये जितनी भी रबी क्रॉप्स हैं ये अपने किस में आती है, रबी क्रॉप के अंदर आती है। जैसे सरसों हो गया, बात करें अपने तिल की तो तिल हो गया, मूंग, मोठ, ये भी क्या है, रबी क्रॉप्स में। इसके बाद में अपने बात करें जायद क्रॉप की, तो जायद में पहले सर्वप्रथम अपने बात करें टेम्परेचर की, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने बात करें टेम्परेचर, इसको क्या चाहिए, हाई चाहिए। क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, यानी तापमान उच्च चाहिए जायद फसलों के लिए। जायद फसलों का जो टाइमिंग देखे अपने फरवरी से मार्च, कौन सा, फरवरी से मार्च, यानी जो जायद की फसल है उसका जो टाइमिंग है बुआई का फरवरी से मार्च के मध्य क्या किया जाता है, जायद की क्रॉप का बुआई की जाती है। टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका उच्च टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सर जायद क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें आती है, अगर अपनी बात की जाए जायद फसलों में, तो जैसे अपने बात करते हैं ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, ठीक, जितनी भी कुकुरबिटेसी कुल की फसलें होती है, यानी जितनी भी कुकुरबिटेसी कुल की फसलें होती है, कुकुरबिटेसी कुल की कौन सी होती है सर, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, टिंडा हो गया, घिया हो गया, बिटर ग्राउंड बोलते हैं घिया को, ठीक। इसके बाद में अपने बात करें जैसे जायद की, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टेम्परेचर हाई चाहिए, फरवरी मार्च में बुआई की जाती है। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, टिंडी, घिया ऑल ओवर कुकुरबिटेसी, यानी टोटल जितनी भी कुकुरबिटेसी कुल की फसलें हैं वो किस में आती है, कुकुरबिटेसी कुल की फसलें, यानी कुकुरबिटेसी कुल की फसलें किस में आती है, जायद फसलों में आती है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे अपने बात करें फसलों का वर्गीकरण, तो ऋतुओं के आधार पर देखें तो 3 प्रकार का होता है, जायद, रबी और खरीफ। खरीफ की बात करें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई उमड़ क्षेत्र चाहिए, जून जुलाई में क्या की जाती है, बुआई की जाती है। क्रॉप्स कौन सी है, कपास, गवार, सोयाबीन, मक्का, जवार, बाजरा और मूंगफली। नेक्स्ट बात करें अपने रबी क्रॉप की, कोल्ड क्षेत्र चाहिए यानी ठंडा वातावरण चाहिए, अल्पकालीन की आवश्यकता होती है। अक्टूबर नवंबर में क्या की जाती है, बुआई की जाती है, गेहूं, चना, सरसों और तिल और मूंग और मोठ। इसके बाद में अपने जायद क्रॉप्स की बात करें तो जो टेम्परेचर है वो उच्च टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और फरवरी मार्च के अंदर क्या होता है, फरवरी मार्च के अंदर इसकी बुआई की जाती है। जायद फसलों में ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, टिंडे, घिया, अन्य जितनी भी कुकुरबिटेसी कुल की फसलें वो ऑल ओवर सभी आती है। अपने इसके बाद में अगर बात करें कि सर दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो दूसरे क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए फसलों के क्लासिफिकेशन में, ऋतुओं के आधार पे अपने 3 प्रकार की पढ़ ली, अब पढ़ेंगे जीवन चक्र के आधार पे। किसके आधार पे, जीवन चक्र के आधार पे। हेडिंग डाल देता हूं एक बार। अपने बी पार्ट की अगर बात की जाए, जीवन चक्र के आधार पर, ठीक है, अपने फसलों का वर्गीकरण करें। इसमें से मोस्ट रहता है कि निम्न में से बताइए खरीफ क्रॉप कौन सी है, निम्न में से बताइए रबी क्रॉप्स कौन सी है, निम्न में से ये बताइए। अपने जीवन चक्र की अगर बात की जाए तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 1 नंबर की बात की जाए, फिर 2 नंबर की बात करेंगे, फिर 3 नंबर की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ अपने देखें 1 नंबर की अगर बात की जाए तो 1 वर्षीय, कौन से, एक वर्षीय, यानी अपने बात की जाए 1 वर्षीय प्लांट्स की, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एनुअल प्लांट। क्या बोलते हैं, एनुअल यानी प्लांट, एनुअल प्लांट। 1 वर्ष की बात की जाए तो सबसे पहले अपने देखें इसमें क्या होता है, जो 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्षीय है तो इसके क्या होती है, 1 वर्ष के अंदर पौधा तैयार होके प्रोडक्शन दे देता है, यानी उत्पादन दे देता है, उस फसल को क्या कहते हैं, 1 वर्षीय प्लांट कहते हैं। यानी
1 वर्ष में तैयार। नेक्स्ट अपने बात करें कि कौन कौन से सर प्लांट आते हैं। जो, जवार, सोयाबीन, इसमें देखें अपने जो, जवार, सोयाबीन और लास्ट सरसों। अपने बात कर रहे हैं 1 वर्षीय प्लांट की, यानी 1 वर्ष में जो पौधे तैयार होते हैं और उत्पादन दे देते हैं उनको क्या कहा जाता है, 1 वर्षीय प्लांट कहा जाता है। जो जैसे बात करें अपने बार्ले की और सोरगम की और सोयाबीन की और मस्टर्ड की, तो ये कौन से प्लांट हैं, ये 1 वर्षीय प्लांट है। अपने 2 नंबर की बात की जाए तो द्विवर्षीय प्लांट, कौन से, द्विवर्षीय, इनको बोलते हैं बेटा बेनियल प्लांट, कौन से, यानी द्विवर्षीय बात करें बेनियल प्लांट। इसमें क्या होता है सर, द्वि मतलब 2, यानी ये 2 स्टेज में क्या करते हैं, अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं, यानी 2 स्टेज के अंदर अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। यानी पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव, यानी वेजिटेटिव पार्ट विकसित होते हैं। यानी इसमें क्या कर सकते हैं अपने कह सकते हैं जैसे प्लांट अपना जो ग्रोथ है वो कंप्लीट करता है, वेजिटेटिव पार्ट तैयार करता है। उसके बाद में सेकंड अगर स्टेज देखें इसकी, सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये अपना प्रोडक्शन देगा, क्या करेगा, उत्पादन देगा। यानी एक अपने कह सकते हैं इसकी परिभाषा तो देखो कभी आई नहीं, अगर अपनी परिभाषा की बात करें जैसे 1 या 1 से अधिक वर्ष जिन फसलों को उत्पादन देने में लगते हैं उन फसलों को क्या कहते हैं, द्विवर्षीय प्लांट कहते हैं। यानी वेजिटेटिव पार्ट पहले तैयार होता है, उसके बाद में प्रोडक्शन तैयार होता है। अपने बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण में अगर देखा जाए तो गन्ना हो गया, प्याज हो गया और चकुंदर हो गया। चकुंदर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सुगर बीट कहा जाता है। इसके बाद में अपनी बात करें बहुवर्षीय, यानी अपनी बात कर रहे थे द्विवर्षीय प्लांट की, फर्स्ट वेजिटेटिव पार्ट की, दूसरा सेकंड अपने प्रोडक्शन देता है ये, जिसके उदाहरण अपने बात करें जैसे गन्ना हो गया, प्याज हो गया और चकुंदर हो गया। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें कि कौन सी जीवन चक्र में तीसरे पार्ट की अगर बात की जाए तो आता है बहुवर्षीय, कौन सा, यानी बहुवर्षीय प्लांट। इसका दूसरा नाम भी है, क्या है, बहुमुखी, बहुमुखी भी कहते हैं। यानी बहुवर्षीय प्लांट्स को क्या कहते हैं, बहुमुखी। ये क्या करते हैं, 1 या 1 से अधिक साल में अपनी वेजिटेटिव पार्ट की वृद्धि करते हैं, इसके बाद में ये प्रोडक्शन देते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो चारे वाली फसल आती है, एक नाम सुना होगा रिज्का, ये क्या उदाहरण है, ये बहुवर्षीय प्लांट का उदाहरण है एकमात्र। अपनी बात करें बहुवर्षीय यानी बहुमुखी भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो रिज्का। अगर बहुवर्षीय की अगर डेफिनेशन देखते हैं अपने, तो डेफिनेशन जो है वो क्या है कि बहुवर्षीय का मतलब बहुत दिन, यानी स्टेप टू स्टेप, यानी इसमें 1 से अधिक वर्ष लगते हैं, यानी 3 वर्ष लग सकते हैं, 4 वर्ष लग सकते हैं, यानी 1 से या 2 वर्षों से अधिक समय लगता है। उन वर्षों के साइकिल को क्या कहा जाता है, बहुवर्षीय प्लांट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है बहुमुखी भी कहते हैं। यानी एग्जाम्पल की बात की जाए तो रिज्का। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अपने बात कर रहे हैं जीवन चक्र के आधार पे। स्पष्ट बात, एनुअल प्लांट, बेनियल प्लांट और पेरेनियल प्लांट। 1 वर्षीय की बात करें, 1 वर्ष में तैयार होते हैं जो, जवार, सोयाबीन, सरसों। द्विवर्षीय की बात करें, फर्स्ट वेजिटेटिव पार्ट की और सेकंड में क्या करते हैं, उत्पादन देते हैं। इनके उदाहरण क्या है, गन्ना, प्याज और चकुंदर। चकुंदर क्या है, चकुंदर पहले तैयार होता है, वेजिटेटिव पार्ट ग्रोथ करता है, उसके बाद में चकुंदर नीचे बढ़ता है, यानी 1 वर्ष से अधिक भी टाइम लग सकता है, इसलिए इसको द्विवर्षीय में रखा गया। इसके बाद में बहुवर्षीय की बात की जाए तो बहुमुखी भी कहते हैं, और एग्जाम्पल की बात की जाए तो रिज्का। इसके बाद में कई बार क्या अपने क्रॉप्स जो हैं उनके विशेष उपयोग के आधार पे भी अपने को डिवाइडेशन में लेना पड़ता है। अपने बात करें थर्ड नंबर की सर, तो जो थर्ड नंबर है उसकी अगर अपने बात करें, सी नंबर की, विशेष उपयोग के आधार पर
विशेष उपयोग के आधार पर। अपने अगर विशेष उपयोग के आधार पर बात करें तो एक नंबर नाम आता है अपना कवर क्रॉप। कौन सा? कवर क्रॉप। कवर क्रॉप की अपनी बात करें सर, कवर क्रॉप क्या है? कवर मीन्स कवर करना, आच्छादित करना। क्या? आच्छादित करना या कवर करना। यानी किसी भी कोई भी प्लांट भूमि को जो आच्छादित करता है उस प्लांट को क्या कहते हैं? कवर क्रॉप कहते हैं। जैसे सर, जैसे मूंगफली हो गया। अब स्पष्ट प्रश्न आया हुआ है एक बार कि मूंगफली किस प्रकार का प्लांट है? नीचे लिखा होता है कवर प्लांट, कैश क्रॉप, ट्रैप क्रॉप या अन्य। मूंगफली हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया और बाजरा का भी नाम आता है। सर बाजरा कैसे कवर करेगा? बाजरा कवर क्रॉप में जैसे मूंगफली आच्छादित फसल है, मूंग मोठ बाजरा फसलों की बात करें न कि अन्य वीड की बात करें तो धूप घास भी क्या करता है? भूमि को आच्छादित करता है। यानी ये विशेष क्रॉप के आधार पे बात कर रहे हैं अपने। इसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो जो ट्रैप क्रॉप है, TRAP, ट्रैप क्रॉप। ठीक, ट्रैप क्रॉप की अगर बात की जाए, जो मुख्य फसल है उसको अपने किसी अन्य क्रॉप्स के लगा के उसको ट्रैप किया जाता है। जो मुख्य फसल है उसको बचाना। सर ट्रैप क्रॉप होता क्या है? कीट पतंगों या रोगों से बचाना क्या कहलाता है? ट्रैप क्रॉप कहलाता है। कीट पतंगों या अन्य रोगों से बचाना क्या कहलाता है? ट्रैप क्रॉप कहलाता है। सर ट्रैप क्रॉप का कोई उदाहरण? ये लो जी, कपास के चारों ओर भिंडी लगाना बहुत ही फेमस उदाहरण है, भयंकर। यानी कपास के चारों ओर भिंडी लगा देते हैं। देखें अपने समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे अपना ये फील्ड है, इसके अंदर क्या करते हैं अपने, जैसे कपास की बुआई की हुई है, इसके चारों तरफ अपने भिंडी लगाई। क्यों लगाई सर? कि मालवेसी कुल का भी क्या है? मालवेसी कुल का क्या है? कपास। और जो भिंडी है वो भी किस कुल की है? कपास। सॉरी, भिंडी भी किस कुल की है? मालवेसी की। यानी कपास होगी मालवेसी की, भिंडी भी मालवेसी कुल की, दोनों कुल एक ही होगी। अब जो भिंडी के ऊपर जो रोग आएंगे वो कपास पे तो ऑब्वियसली आएंगे, जो कपास पे आएंगे वो भी किस पे आएंगे? भिंडी पे आएंगे। इसलिए जो जो अपना प्लांट लगे हुए हैं उसकी चारों तरफ भिंडी अगर लगा देंगे तो बाहरी आक्रमण जिन कीटों का या रोगों का होएगा तो वो मालवेसी कुल की जो क्रॉप्स है उस भिंडी के वो प्रभावित करेगी, न कि अपनी मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगी। अब अपना उद्देश्य क्या है ट्रैप क्रॉप का? यानी ट्रैप मीन्स बचाना, यानी जो मुख्य फसल है उसको बचाने का काम करते हैं अपने, यानी अन्य फसल की बुआई करके चारों तरफ। नेक्स्ट नाम आता है एक केस क्रॉप। केस मीन्स क्या होता है? नगद केस क्रॉप। यानी अपने क्या करते हैं, जो केस क्रॉप है उनका उदाहरण दे देता हूं मैं सीधा। जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया और गन्ना हो गया। ठीक सर, कैसे? केस मीन्स नगद। ठीक, अपने कहते हैं केस दे देना भाई। उसी तरीके से क्या है? केस क्रॉप है। यानी केस मीन्स अपने उदाहरण देखें, आलू, टमाटर और गन्ना। कैसे? जैसे आलू हो गया तो अपने ज़्यादा दिन क्या करते हैं? भूमि से निकाला और तुरंत मार्केट में बेच दिया। टमाटर तोड़ा तुरंत अपने मार्केट में बेच दिया। गन्ना, गन्ने की कटाई कर लेते हैं तुरंत मार्केट में बेच देते हैं और नगद रुपए आते हैं। वो क्रॉप्स कौन सी कहलाती है? केस क्रॉप। यानी जिन क्रॉपों को या जिस क्रॉपों को अपने क्या कर लें, स्टोरेज ना कर पाए और मार्केट में डायरेक्टली बेचा जाता है, उन फसलों को क्या कहा जाता है? केस क्रॉप कहा जाता है। केस क्रॉप हो गया। इसके बाद में अपने बात करें, कवर क्रॉप हो गया, ट्रैप क्रॉप हो गया, केस क्रॉप हो गया और मतलब मेन जो विशेष उपयोग के आधार पर अपने बात करें तो ये मेन हो गए। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है एक आती है अपने नाम आता है पानी की आवश्यकता के आधार पर, यानी जल की आवश्यकता के आधार पर अपने पौधों को किस प्रकार रखते हैं, ये आता है। पानी की डी नंबर की बात कर रहा हूं मैं, पानी की
आवश्यकता के आधार पर, पानी की आवश्यकता के आधार पर अधिक पानी सहन करने वाली, एक नंबर की बात करें, अधिक पानी सहन करने वाली कौन सी क्रॉप्स है बेटा? एक नंबर की बात करें तो जूट, प्लस 2 नंबर की बात करें तो धान। यानी सर कैसे? अधिक पानी सहन करने वाली, सहन जैसे पानी पौधे के ऊपर खड़ गया या पौधे के पास खड़ गया तो वो प्लांट्स उस पानी को सहन कर लेता है, न कि वो जलता है या नष्ट होता है। यानी वो क्रॉप्स कौन सी है? जूट और धान। एक अपने नाम आता है अधिक पानी चाहने वाली, अधिक पानी चाहने वाले, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन इफेक्ट है यहाँ का। अपने चाहने वाली की अगर बात करें, इसके अंदर आता है गन्ना और आलू, गन्ना और मोस्टली आलू। यानी इन क्रॉप्स को क्या चाहिए? मोस्टली पानी की आवश्यकता चाहिए। ठीक है, यानी एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, अपने बात कर रहे हैं आवश्यकता के आधार पे जल की, जो प्लांट किन किन कैसे कैसे रखे हुए। अधिक पानी सहन, सहन जो वर्ड है इसको नोटिस करना है। सहन वर्ड आ जाए तो कौन सी फसल है? जूट और धान। अधिक पानी चाहने वाली अगर आ जाए, स्पष्ट प्रश्न आते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, चाहने पूछा है या सहन करने वाला पूछा है। तो सहन पूछ ले तो जूट और धान, चाहने वाली पूछ ले तो गन्ना और आलू। इसके बाद में अपने मोस्टली डाटा यही है, यानी फसलों का जो वर्गीकरण है मोस्ट इतना ही है। इसके बाद में अगर बात करें अपने कोई अन्य टॉपिक की तो वो है अपने सीड। कौन सा? सीड। यानी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है और सीड की अपने मोस्ट छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। बाकी ये जो टॉपिक है सीड बहुत बड़ा है, इसको 2 क्लासों के अंदर पूरा किया जाएगा। अपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स किया था, यानी क्लासिफिकेशन सबसे पहले अपने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन के अपने बाद में बात करें तो वो टॉपिक छोटा था, इसलिए इसके अंदर अपने कोई छोटा सा टॉपिक कल्चर का ऐड कर रहे हैं, इसलिए अपने छोटा सा टॉपिक उठाया एक फसल मंडी। यानी मंडियों की बात करें अपने कि कौन से क्षेत्र की कौन सी मंडी कहाँ पे, 3 बात करेंगे। यानी सबसे पहले अपने बात करें धनिया की मंडी की, तो जो कोरिएंडर जो क्रॉप्स हैं उसकी मंडी कहाँ पे है? रामगन, सुन लेना, रामगन मंडी यानी कोटा के अंदर है। इसके बाद में अपने बात करें 2 नंबर की तो जीरा, जीरा कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? मंडी जोधपुर के अंदर है, यानी स्थान भी इसका क्या है? जोधपुर है। इसके बाद में अपने फूल की बात करें, यानी गुलाब की फूल की, तो पुष्कर जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता भी है और इसकी मंडी भी कहाँ पे है? फूल की पुष्कर में ही है, अजमेर के अंदर। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें मेहंदी की, यानी मेहंदी कहाँ पे? सबसे ज़्यादा सोजत, सोजत कहाँ पे है? पाली के अंदर है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें 5 नंबर की संतरा, संतरा भवानी मंडी कहाँ पे? भवानी मंडी कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा होती है झालावाड़ के अंदर। ठीक, इसके बाद में अपने बात करें 6 नंबर की, यानी किन्नू कहाँ पे होता है और इसकी मंडी कहाँ पे? तो गंगानगर के अंदर है, और स्थान का नाम लिया जाए तो गंगानगर ही है। नेक्स्ट बात करें अपने 7 नंबर की अमरूद की, तो अमरूद की मंडी जो है सवाई माधोपुर में है और स्थान भी इसका सवाई माधोपुर ही माना जाएगा। अगर बात करें अपने टिंडा की, जो टिंडा की क्रॉप है उसकी जो मंडी है वो कहाँ पे है? शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा कहाँ पे है सर? जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है शाहपुरा? जयपुर के अंदर है। ठीक, इसके बाद में 9 नंबर की बात की जाए टमाटर, यानी टमाटर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और किसकी मंडी कहाँ पे है? बस्सी, बस्सी कहाँ पे है सर? ये भी क्या है? जयपुर के अंदर ही है। कहाँ पे है? जयपुर, यानी बस्सी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट बात करें अपने 10 नंबर की, यानी सूरजमुखी, सूरजमुखी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसकी जो फसल है और मंडी जो है इसकी सोजत के अंदर है। सोजत कहाँ पे है? पाली के अंदर है। कहाँ पे है? पाली के अंदर। इसके बाद में अपने 11 नंबर की बात की जाए
लहसुन की यानी गार्लिक। तो जो गार्लिक है वो इसकी जो मंडी है वो कहाँ पे है? छिप्पा बागोर, याद रख लेना, छिप्पा बागोर। छिप्पा बागोर कहाँ पे है? बारां के अंदर है, यानी जो बारां जिला है अपना राजस्थान में, जो बारां जिला है वहाँ पे जो छिप्पा बागोर है जगह, उस जगह पे किसकी मंडी है? लहसुन की मंडी है। इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट मूंगफली। तो मूंगफली की जो मंडी है वो कहाँ पे है? लूणकरनसर के अंदर है। और लूणकरनसर किस क्षेत्र के अंदर आता है? बीकानेर क्षेत्र के अंदर आता है। यानी मूंगफली की जो सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है एशिया की, एक नंबर बात हो रहा है इसमें, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मूंगफली यानी सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। सबसे बड़ी मंडी कौन सी? मूंगफली की। कहाँ पे है सर? लूणकरनसर, यानी लूणकरनसर के अंदर है। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर आता है ये क्षेत्र। मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? लूणकरनसर से। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? लूणकरनसर के अंदर है। तो ये चीज़ अपने क्या है, बेसिक तरीके से इसकी सारणी बना लेना है और याद कर लेना, डाटा याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं इसमें। इसमें से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुए हैं, इसलिए इस सारणी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, अपने बात की धनिया, जीरा, फूल यानी कहाँ पे गए? रामगढ़ और जोधपुर। और बात करें पुष्कर, जैसे किन्नू कहाँ पे होता है? गंगानगर के अंदर। अमरूद की बात है, स्वाई मध्यपुर इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक, जैसे अमरूद और किन्नू इंपॉर्टेंट है, मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने बात करें सूरजमुखी की, सोजतपाली के अंदर, और संतरा भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो ये मोस्ट हैं वो ही मेरे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स के अंदर ये कवर कर लेना और ये बात आप इंपॉर्टेंट रूप से लिख लेना। यानी मूंगफली जो है बड़ी मंडी सबसे ज़्यादा किसकी है? मूंगफली की लूणकरनसर के अंदर है और बीकानेर क्षेत्र के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। नेक्स्ट टॉपिक अपने बात करें, कल की अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो अपने मेन टॉपिक आता है सीड, यानी अपने सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड क्या होता है, सीड के इंस्टीट्यूट कितने होते हैं, सीड का क्लासिफिकेशन क्या है, सीड लगाने की विधियां कौन सी है, सब चीज़ें सीड के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। अपने बता दें छोटा सा मोस्ट है, जैसे सीड के अंदर 3 इंस्टीट्यूट है एकमात्र। ठीक, 3 इंस्टीट्यूट आएंगे। क्लासिफिकेशन देखें 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का नाम सुना होगा, जैसे मूल के अंदर आधार बीज, पंजीकृत, ठीक, प्रमाणित, ये सारे क्या हैं? सीड के प्रकार हो गए। इसके बाद में अपने बात करेंगे सीड की जो विधियाँ हैं, लगाने की विधियों की बात करेंगे। इसके बाद में जो फसलें हैं अपनी, उनके अंदर जो पृथक्करण की दूरी रखी जाती है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है सीड के अंदर। ठीक, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके।